साउथ एशिया में कुछ बड़ा हो रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इंडिया पाकिस्तान का वॉर सिर्फ एक सीज फायर पर खत्म नहीं हुआ। Settled the problem between Pakistan and India last week. इसने एक ऐसा चेन रिएक्शन चालू किया है जो या तो पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है या फिर पाकिस्तान इज रेडी टू बिकम इंडियाज नेक्स्ट लेवल हेडेक। आईएमएफ के बेलआउट से लेके शेडी पॉलिटिकल डील्स तक, मिलिट्री फ्यूनरल फॉर टेररिस्ट से लेके हिडन रिसोर्स एग्रीमेंट डील्स तक, पूरा सब कॉन्टिनेंट साइलेंटली पर ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नए साउथ एशिया की शुरुआत है या फिर सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट का बिल्डअप। आईएमएफ ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 24 टाइम्स बेल आउट किया है और सबसे रीसेंट इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान था। लेकिन इस बार फंड्स रिलीज करने से पहले काफी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई है क्योंकि आईएमएफ को लगता है कहीं फंड्स टेररिज्म के लिए यूज ना हो जाए और उनकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। आईएमएफ ने 11 नए कंडीशंस ऐड किए हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस। ये स्टेप जनरल पब्लिक के लिए प्रॉब्लम्स और बर्डन क्रिएट करेगा, लेकिन ये सब किया जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। Inflation in Pakistan touched a 60-year high, 60. धीरे धीरे खत्म करना और इलेक्ट्रिसिटी और गैस की रेट्स को बढ़ाना। वैसे आईएमएफ के लिए वॉर टाइम बेलआउट कोई नई बात नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम आईएमएफ ने यूक्रेन को $15 बिलियन का लोन दिया था, जिसके लिए आईएमएफ को अपने रूल्स तक चेंज करने पड़े थे। आईएमएफ के डिसीजंस यूएस के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और बिजनेस के फायदे के लिए ही होते हैं। जो पैसा लोन्स के लिए दिया जाता है वो अल्टीमेटली घूमकर अमेरिकन बिजनेसमैन की जेब में ही जाता है। कोइंसिडेंस या फिर एज प्लान्ड। ट्रंप जूनियर के क्लोज एसोसिएट और हेज फंड मैनेजर जेनरी बीच ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ इसी साल 2 बार मीटिंग की है, जनवरी और फरवरी में, और बाद में ट्रंप को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान लाइक ऑयल्स, मिनरल्स एंड रियल एस्टेट के बारे में ब्रीफ भी किया है। ऑल दिस पुट टुगेदर इज टू गुड टू बी ए कोइंसिडेंस। और सबसे शॉकिंग बात, रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एक अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी कंपनी के बीच में डील साइन हुई है। उसी अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी का 60% स्टेक ट्रंप फैमिली होल्ड करती है। और इसमें क्रेजी पार्ट ये है कि ये डील पहलगाम अटैक के बाद साइन हुई है। मतलब ट्रंप को सिचुएशन का पता था और फिर भी डील आगे बढ़ी। साफ दिखता है कि ट्रंप का असली मोटिव पैसा और स्ट्रेटेजिक पावर है। पाकिस्तान के रिच मिनरल, खासकर बलूचिस्तान में जहां चाइना पिछले 1 डेकेड से इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रंप को वहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, ये बिजनेस और इन्फ्लुएंस के बारे में है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अमेरिका ने किसी कंट्री को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया है। वॉर डिस्ट्रॉय लाइव्स बट दे आल्सो मेक फॉर्च्यून्स। While soldiers die, CEOs laugh all the way to the bank. Let me show you the history of rich and powerful countries and how war industries turn blood into billions. Rule number 1, create fear and destruction. And how do you do that? Iraq War. Led by United States and aimed to remove Saddam Hussein and eliminate alleged weapons of mass destruction. लेकिन रिजल्ट क्या निकला? मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए रीशेप हो गई, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स हमेशा के लिए बदल गया और पीछे कुछ रह गया तो वो था कंट्रोवर्शियल लेगेसी, इकोनॉमिक बर्डन और रीजनल केओस। ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी था। रूल नंबर 2, जब फियर क्रिएट हो जाए और डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, अब वक्त है सॉल्यूशन बेचने का, और यही होता है रियल प्रॉफिट का फेज। यूक्रेन वॉर के दौरान ये साइकिल और भी ज्यादा क्लियर है। 2023 में यूएस ने यूक्रेन को $95 बिलियन का एड दिया था और उसके तुरंत बाद रेथियन का स्टॉक 20% तक बढ़ा था। एंड सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर रेथियन का स्टॉक 53% तक बढ़ा। यूएस ने यूक्रेन को एडवांस वेपन्स, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी। उस तरीके से डायरेक्ट ट्रूप इन्वॉल्वमेंट से बच गया, लेकिन हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर रेडार के पीछे था एक इनवॉइस, और हर इनवॉइस के पीछे एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का स्माइलिंग सीईओ। यूएस ने यूक्रेन को $70+ बिलियन का एड प्रोवाइड किया था ताकि उनकी इकोनॉमी सर्वाइव करती रहे और सिविलियंस की बेसिक नीड्स मीट होती रहे। लेकिन एड के नाम पर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर्स, एनजीओज और लॉजिस्टिक कंपनी ने खूब कमाया। हेल्प भी एक बड़ा बिजनेस है। यूएस ने वॉर का यूज करके अपनी ग्लोबल लीडरशिप को रीएनफोर्स कर लिया। रशिया को सैंक्शन किया, नेटो को स्ट्रांग बनाया और वर्ल्ड के सामने अपने आप को डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल लॉ और डेमोक्रेसी के रूप में प्रेजेंट किया। वॉर के नाम पे पोजीशनिंग भी पावर होती है। पावर के साथ आता है इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस के साथ आता है कंट्रोल। यही था स्टेप 2, सेल सॉल्यूशंस, जहां हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जब वॉर खत्म होता है तो लगता है पीस आएगा, लेकिन वॉर इंडस्ट्रीज के लिए ये एक नई बिजनेस साइकिल की शुरुआत है। हैलिब्रूटन, ये एक यूएस की ऑयल फील्ड सर्विस बेस्ड कंपनी है।
जिसको मिले थे $39 बिलियन से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट इराक को रीबिल्ड करने के लिए। वही इराक जिसको यूएस ने अपने बेनिफिट के लिए लार्जली डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या कोइंसिडेंस है, हैलिब्रूटन के फॉर्मर सीईओ डिक चेने जो आगे चल के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे, उन्हीं को मिला है कॉन्ट्रैक्ट इराक को रीबिल्ड करने के लिए। वही इराक जिसको उन्होंने ही डिस्ट्रॉय किया है। ये बन गया है वॉर प्रॉफिटिंग का प्राइम एग्जांपल। इसी वजह से करप्शन, नो बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉर प्रॉफिटिंग जैसे सीरियस एलिगेशंस भी लगे हैं इन पे। ये कंपनी बन गई थी एक पावरफुल सिंबल जहां वॉर और कॉर्पोरेट प्रॉफिट के बीच में लाइन बिल्कुल ब्लर है, लेकिन ऐसे में ये था वॉर से दोबारा कमाने का गोल्डन चांस। सो दिस वाज स्टेप 3 जहां डिस्ट्रक्शन के बाद प्रॉफिट की बारिश होती है। बिकॉज दिस गेम ऑफ वॉर नेवर एंड्स, It's just reinvents itself. Well, the same profit making is done in India-Pakistan war. 2023 में लॉकहीड मार्टिन ने $65.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसका लगभग 88% रेवेन्यू वेपन्स की सेल्स से आता है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी कितनी हेवीली ग्लोबल मिलिट्री डिमांड पर डिपेंड करती है, खासकर जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जैसे यूक्रेन रशिया वॉर बढ़ रहे हैं। ये वॉर इंडस्ट्रीज की असली रियलिटी को दिखाता है, जहां वॉर से प्रॉफिट डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर वॉर से वेपन कंपनीज को और पेंडेमिक से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रॉफिट होता है, तो इन बड़ी कंपनीज के लिए ये ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगा ऐसे इवेंट्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने देना। लेट्स डिकोड इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर 2025। कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब इंडिया ने पाकिस्तान के एलिजिड टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक किया पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में, और उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक किया इंडिया पे। और रिजल्ट क्या निकलता है, डिफेंस बजट का रातों रात इंक्रीज होना। Wars aren't fought in isolation. Every regional conflict invites global players, and this was no different. Let's break down major players of Indian arsenal. Of course, इंडिया ने फ्रांस से राफेल जेट्स लिए थे, लॉकहीड मार्टिन यूएस के ब्रांड से F-21s, इजराइल से अपग्रेडेड रेडार्स एंड ड्रोन्स, और रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम्स। एज फॉर पाकिस्तान, चाइना सप्लाइड आर्टरी शेल्स एंड टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स, टर्की से 50+ 2B2 ड्रोन्स, रशिया प्रोवाइडेड पार्ट्स फॉर MiG-29s, एंड लास्टली ईरान सप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक। सिर्फ 3 दिन के वॉर ने इंडिया और पाकिस्तान के लिए $20+ बिलियन का एक्सपेंस इनकर किया है। While bombs were dropped on Kashmir, you know what skyrocketed? Defense stocks. Lockheed Martin stock rose 11%. Rafale Advanced System gained 17%. Meanwhile, global arms ETF outperformed S&P 500. War is a racket. Only a small fry get caught in the draft. This was a statement of ex-Marine General. Major financial institutions like Goldman Sachs and JP Morgan profited significantly through war bonds and commodities like oil and weapon trade. जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहता, ये इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फ्रंट तक भी पहुंच जाता है। आज के टाइम में वॉर सिर्फ वेपन से नहीं लड़ा जाता, बल्कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशंस और रिसोर्स कंट्रोल से भी फाइट लड़ी जाती है। एग्जाम्पल के लिए जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन टेंस हुए थे तो दोनों के बीच में ट्रेड को सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी का काफी हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी डिपेंड करता है। इस डिसीजन का उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन पीक पर है, इवन एशिया में हाईएस्ट है, जो हर दिन के गुड्स को और ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है जनरल पब्लिक के लिए। 2022 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 29.2% पे था, जो कि आज 2025 में 7.5% पे है। हालांकि वो काफी कम है, लेकिन इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन काफी हाई है। जो गुड्स 2022 में 100 रुपीज के थे वो 1 साल बाद 129 रुपीज के हो गए, और वो सेम ही गुड्स आज 3 साल बाद 139 रुपीज के हैं, जो ओवरऑल 3 साल का इन्फ्लेशन 38.89% पे ले आता है। विद ओनली $8 बिलियन इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, इनफ टू जस्ट ओनली पे 1 month ऑफ इंपोर्ट्स, पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू इंपोर्ट एसेंशियल गुड्स लाइक फूड एंड फ्यूल। लेट मी शो यू हाउ पाकिस्तान हैज रिवील्ड ओपन सपोर्ट फॉर टेररिज्म। शेफ उल्ला खालिद, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप कमांडर है। लश्कर-ए-तैयबा वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पहलगाम के मासकर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक ये है कि उसके फ्यूनरल को स्टेट ऑनर दिए गए। कॉफिन पे पाकिस्तान का फ्लैग लगाया गया है, जो सिर्फ नेशनल हीरोज के लिए होता है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उसके फ्यूनरल में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप लीडर्स और पाकिस्तान आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। और ये कोई पहला केस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अब्दुल रौफ, जो एक यूएस सैंक्शन टेररिस्ट है, एक फ्यूनरल को लीड करते हुए नजर आया, जहां पर फिर से पाकिस्तान आर्मी और लश्कर के लोग नजर आए। ये सभी सबूत क्लियरली दिखाते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक सेफ हेवन नहीं, बल्कि टेररिज्म के लिए स्पॉन्सर और फैसिलिटेटर भी है। अब सवाल ये है कि एफटी अब तक क्या कर रहा है। ऑन कॉन्ट्ररी, इंडिया जीडीपी इज 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विद जीडीपी एक्सीडिंग $4 ट्रिलियन by 2025. In comparison, Tata Group of India stands at valuation of
$420 billion, while Pakistan GDP only stands at $370 billion. India can survive without Pakistan, but Pakistan cannot survive without Indian imports. India has imposed tariffs and banned imports. दोनों ही कंट्रीज 1947 में आजाद हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और वहीं पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है? इसका जवाब लाई करता है मिडिल ईस्ट में। जब अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था, तब पाकिस्तान ने कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शेल्टर दिया और उनको ट्रेन भी किया। 3 months old, one shocking fact that has emerged is that the new recruits are no longer crossing, ताकि वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव कर सके। ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए किए गए इकोनॉमिक स्टेप आज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मेजर रीजन बन चुका है। ड्यूरिंग द क्राइसिस वी हैव सीन मेनी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर क्रिटिसाइजिंग ऑपरेशन सिंदूर। उनमें से एक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है। ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है जहाँ से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती हैं। मेरी नानी, शी इज़ एन 80+ year old woman who's got breathing problems, who's got heart issues and she cannot even walk properly। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इस तरह निहत्ते सिविलियंस पे अटैक करके आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? कि आप ताकतवर हैं, कि आप स्ट्रॉन्ग हैं? निहत्ते सिविलियंस को मारकर रात के 3 बजे ये कौन सा ताकत का आप शो दिखाना चाहते हैं? Now the question arises, how many lives of Indian citizens have been lost to Pakistan-sponsored terrorism in last 7 decades? Since 1947 अगर डेटा की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 हजार इनोसेंट इंडियन सिटीजन्स ने अपनी जान गंवाई है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से। क्या पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अपने देश से हो रहे टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि जब तक रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक पीस एक ड्रीम ही रहेगा। इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन पीस, लेकिन अगर थ्रेट कंटिन्यू होता है तो अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना भी जरूरी होता है। और सच ये है कि अगर पाकिस्तान की साइड से टेररिज्म का अंत हो जाता है तो इंडिया को कभी रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट दोनों कंट्रीज के बीच में एक नया दौर शुरू हो सकता है जहां ट्रेड हो, टूरिज्म हो और ट्रस्ट हो। बट अल्टीमेट सवाल यह है कि क्यों इंडिया को बार बार पाकिस्तान की रॉन्ग चॉइसेस की कीमत चुकानी पड़ती है? इवन इन महाभारता, कृष्णा encourages Arjun not to fight out of hatred but to restore balance and justice because evil and adharam must be stopped.